हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू वर्टिकल क्लासेस। गाइस, हमने अपना कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट की क्लास में एक चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम चैप्टर सेकंड स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जिसमें हम ऑलरेडी एक क्लास कर चुके हैं। और हमारी आज जो क्लास है, क्लास नंबर 2, हम बात करेंगे चैप्टर 2, इंट्रोडक्शन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। इसके अंदर सारा जो हम कंपनीज एक्ट के अंदर हमने पढ़ा हुआ है, ये हमारा जो कंपनीज एक्ट है उसमें हमने अकाउंट्स वाला चैप्टर जो पढ़ा हुआ है, जिसमें सेक्शन 128 से लेकर सेक्शन 139 तक के 138 तक के जितने भी प्रोविजंस हैं वो सारे कवर यहाँ पे हो रहे हैं। और हमने लास्ट क्लास में सेक्शन 128 के बारे में बात की थी। हमने लास्ट क्लास में सेक्शन 129 के बारे में बात की थी अपने लास्ट क्लास के अंदर, जिसमें हमने ये बात की थी। अब आज का हमारा टॉपिक है शेड्यूल 3। क्या है शेड्यूल 3? शेड्यूल 3 क्या है? शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, इसके बारे में बात करते हैं। शेड्यूल 3 के बारे में बात करते हैं। According to section 129 of the Companies Act, all the company registered under the Companies Act will have to present its financial statement in Schedule 3 of the Companies Act. जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है हमारी, जो हमारी बैलेंस शीट है, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स है, शेड्यूल 3 के अंदर उनका पूरा फॉर्मेट दे रखा है कि क्या क्या चीजें हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कवर अप होकर यहाँ पर चलेंगी। प्रॉपरली पूरा क्या बता रखा है, फॉर्मेट बता रखा है। The Schedule 3 of the Companies Act 2013 has been formulated to keep pace with the changes in the economic philosophy leading to privatization and globalization and consequent desire changes reform in the corporate financial reporting practice. A deal with the form of balance sheet, इसके अंदर हमें फॉर्मेट बता रखे हैं। शेड्यूल 3 के अंदर हमें फॉर्मेट्स बता रखे हैं। किसके? बैलेंस शीट के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के। हमें ये बता रखा है कि भाई इनके अंदर हमें क्या क्या डिस्क्लोजर देने हैं। एंड इट अप्लाई यूनिफॉर्मली टू ऑल द कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। जो शेड्यूल 3 है वो सारी कंपनीज के अंदर, जो भी कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 में इनकॉर्पोरेट होती है, शेड्यूल 3 जो है ऑल कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होकर यहाँ पर चलता है। क्लियर है? अब बात करते हैं क्या क्या फीचर्स है शेड्यूल 3 के। लिखता है a vertical format for presentation of balance sheet with classification of balance sheet item into current and non-current categories। मतलब ये कहना है कि एक प्रॉपरली वर्टिकल एक प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, जिसमें बैलेंस शीट प्रॉपरली क्या होगी, करंट कैटेगरी, नॉन करंट कैटेगरी, इनको प्रॉपरली डिवाइड किया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉपरली एक वर्टिकल फॉर्मेट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, और उसके अंदर भी क्लासिफिकेशन किया जाएगा। एक्सपेंसेस क्या है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ एक्सपेंसेस। एलिमिनेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ शेड्यूल एंड सच इंफॉर्मेशन इज नाउ बी फर्निश्ड इन टर्म्स ऑफ नोट्स टू अकाउंट। पहले क्या होते थे? शेड्यूल्स होते थे बैलेंस शीट के, बट अभी 2013 में जब कंपनीज एक्ट आया, शेड्यूल आया, तो इसमें फिर क्या हो गया, बैलेंस शीट्स के नोट्स टू अकाउंट्स यहाँ पे बनने लगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स टू अकाउंट्स बन के यहाँ पर चलने लगे। It does not contain any specific disclosure for a term including Schedule 6 under the head of miscellaneous expenditure। ये कोई स्पेसिफिक डिस्क्लोजर कंटेन नहीं करता जो शेड्यूल 6 के अंदर हमें बता रहा है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, बोरिंग कॉस्ट डिस्काउंट प्रीमियम रिलेटिंग टू द बोरिंग could be amortized over the loan period. Further, share issue expenses, discount on issue of share, premium on borrowing, etc. are excluded from accounting standard 26. Has item has item be amortized over the period of benefit, normally 3 to 5 years. The draft guidance note issued by the ICAI suggests that
amortized portion of such expenses be shown under the head of करंट नॉन करंट एसेट्स। मतलब अब जो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर की जो बात इसमें नहीं करता, जो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर का ये किसी तरह से कोई स्पेसिफिक डिस्क्लोजर नहीं देता। जो भी अमोर्टाइज पोर्शन है उसको कौन सी हेड के अंदर दिखाया जाएगा, उसको अदर करंट या अदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर दिखाया जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द वेदर द अमाउंट विल बी अमोर्टाइज इन नेक्स्ट 12 मंथ्स और नॉट। अगर 12 मंथ के अंदर कर दिया है तो वो किस में आएगा, करंट में। अगर उसका पीरियड अमोर्टाइजेशन का क्या हुआ है, 12 मंथ से ज्यादा हो चुका है, तो वो आएगा नॉन करंट एसेट्स में। डेबिट बैलेंस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी डिस्क्लोज अंडर द हेड ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस हैज द नेगेटिव फिगर। ये कहना चाह रहा है जो बैलेंस शीट का द डेबिट बैलेंस होगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट बैलेंस होगा उसको डिस्क्लोज किया जाएगा अंडर द हेड ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस हैज द नेगेटिव फिगर। और जो नो चेंज इन द फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर रिवाइज्ड शेड्यूल एंड देयरफॉर इट इज प्रिपरेशन कंटिन्यू टू बी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कोई चेंज नहीं है, वो एज इट इज किसके अकॉर्डिंगली बन रही है, एज इट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंगली बन रही है। इट गिव्स prominence to the accounting standard in case of conflict between the accounting standard and schedule accounting standard prevail। ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर कहीं पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ लिखा है, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एंड शेड्यूल्स 3 में क्या आ जाए, कोई कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए, तो क्या प्रिवेल करेगा, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसके ऊपर प्रिवेल करेगा। अब जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है, अगर हम बैलेंस शीट को या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अ कंपनी हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी कंप्लाइड विद द कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2006। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, द शेड्यूल 3 सेट आउट मिनिमम requirement for the disclosure on the face of the balance sheet and the statement of profit and loss accounts, and notes, line item, subline item and subtotal shall be presented as on the addition or substitution on the face of the financial statement when such presentation is relevant to understanding the company's financial position or performance or to cater the industry sector specific disclosure requirement when required for compliance with the amendment to the Companies Act or under the accounting standard। शेड्यूल 3 कहता है, शेड्यूल 3 ये कह के चलता है कि जब हम कोई बैलेंस शीट बनाएंगे या प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो उस बैलेंस शीट में उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के अंदर हमें प्रॉपरली क्या बताना पड़ेगा, डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे, नोट्स बताने पड़ेंगे, लाइन बतानी पड़ेगी, सब लाइन बताना पड़ेगा, सब टोटल बताना पड़ेगा, जो कि जरूरी है, जो कि रिक्वायर्ड है, जो कि अंडरस्टैंडिंग करने के पर्पज से एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, एक कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए जो जरूरी है, जो रेलेवेंट है, या जो किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री सेक्टर या इंडस्ट्री स्पेसिफिक सेक्टर में उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए स्पेसिफिक है, तो हम दिखा के यहाँ पर चलेंगे। द मीन्स दिस मीन्स न्यू लाइन्स, न्यू आइटम्स, sub items can be added or substituted on the face of the financial statement when such preparation is relevant to the understanding of the company's financial position। या फिर अगर हमें कोई नोट देना है, अगर वो नोट देना, अगर बैलेंस शीट हम बना रहे हैं और बैलेंस शीट में के फेस पे ही हमें कोई नोट देना है, अगर वो फाइनेंशियल पोजीशन के लिए, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को अंडरस्टैंड करने के लिए रेलेवेंस है, या किसी ऐसी कंपनी को जो कोई इंडस्ट्री या सेक्टर स्पेसिफाइड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के लिए जरूरी है, और तो वो उसके लिए या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे वो करना जरूरी है, तो हम सब लाइंस को, सब टोटल्स को, नोट्स को हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैलेंस शीट की और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के फेस पे बता के यहाँ पर चलेंगे, उसके फेस पे बता के यहाँ पर चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। Where the compliance with the requirement under the act, including accounting standard, has applicable to the company required under any change in the treatment or disclosure, including addition, amendment, substitution, deletion in the
had, sub had any change interstate in the financial statement या statement forming part thereof, the same shall be made and the requirement of such schedule shall stand modify accordingly. ये कहना चाह रहा है कि जब कोई compliance requirement के अंदर कोई change आता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कंप्लाइंट रिक्वायरमेंट के अंदर कोई चेंज आया है ना, जिसकी वजह से क्या हुआ है, किसी डिस्क्लोजर में कोई चेंज हुआ है, एडिशन हुआ है, अमेंडमेंट हुई है, सब्स्टिट्यूशन हुई है, कोई हेड चेंज हुआ है, कोई सब हेड चेंज हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो अकॉर्डिंगली शेड्यूल के अंदर भी हम अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे। हम शेड्यूल के अंदर भी क्या करेंगे, अकॉर्डिंगली मॉडिफिकेशन करके यहाँ पर चलेंगे। आगे बात करते हैं। The disclosure requirements specified in the schedule are in addition to and not in substitution of the disclosure requirements specified in the accounting standard prescribed under the Companies Act 2013। मतलब जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट हो सकती है शेड्यूल के अंदर, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के एडिशन में तो हो सकती है, बस सब्स्टिट्यूशन में नहीं हो सकती, क्योंकि हमने पढ़ा है अगर कहीं पे भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में या फिर शेड्यूल 3 में ऑफ कंपनीज एक्ट कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए, मतभेद आ जाए, तो क्या प्रिवेल करेगा, वहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिवेल करेगा। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा होगा कोई स्टैंडर्ड में लिखा होगा। आप शेड्यूल के अंदर कुछ एक्स्ट्रा कंप्लायंस डाल सकते हो, कुछ एडिशनल कंप्लायंस डाल सकते हो, कोई एडिशनल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट डाल सकते हो, लेकिन आप ऐसा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट नहीं डाल सकते जो क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वाले डिस्क्लोजर की जगह पे आप कोई शेड्यूल 3 के अंदर कोई सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, कोई अलग से डिस्क्लोजर नहीं डाल सकते। एडिशनल डिस्क्लोजर स्पेसिफाई इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड shall be made in the notes to accounts or by way of additional statement unless required by the disclose on the face of the financial statement। और जो भी एडिशनल डिस्क्लोजर होंगे आप नोट्स टू अकाउंट्स में दे सकते हो, जब तक कि स्पेसिफिकली ना लिखा हो कि ये बैलेंस शीट में बतानी है, तो उसको आप कहाँ बताओगे, नोट्स टू अकाउंट्स में बताओगे। सिमिलरली ऑल द अदर डिस्क्लोजर और रिक्वायर्ड as required by the company act shall be made in the notes to accounts in addition to the requirements set out in the notification। तो ये यहाँ पे कहते पर चलता है। आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि हमें जब बैलेंस शीट बनानी है, जब हमें प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, तो हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ये छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखनी है। Notes to account shall contain information in addition to the presented in the financial statement and shall provide where required। मतलब नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, नरेटिव डिस्क्रिप्शन और डिसएग्रीगेशन ऑफ आइटम रिकॉग्नाइज्ड इनटू स्टेटमेंट एंड इंफॉर्मेशन। मतलब जो आपने बैलेंस शीट के अंदर मान लो क्रेडिटर्स के बारे में लिखा, क्रेडिटर्स का आपने बैलेंस शीट में डाल दिया फिगर, और उसके रिगार्डिंग नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर उसका एक नरेशन आप डालोगे पूरा ब्रीफ करके कि भाई ये क्रेडिटर्स क्या है, किस तरह से है, क्यों है, उसके बारे में ब्रीफ नरेशन डालोगे नोट्स अकाउंट्स के अंदर। इंफॉर्मेशन अबाउट आइटम दैट आर नॉट क्वालिफाई फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दोगे जो कि जिनका डिस्क्लोजर बैलेंस शीट के फेस पे क्या नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है, आप बैलेंस शीट में नहीं डालोगे। कुछ एक्स्ट्रा अगर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है तो आप नोट्स टू अकाउंट्स में दे सकते हो, आप नोट्स टू अकाउंट में दे सकते हो। समझ आ गई। अब बात करते हैं ईच आइटम ऑन द बैलेंस शीट, ईच आइटम ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शैल बी क्या होगी, क्रॉस रेफर टू एनी रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन द नोट्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब जो भी आइटम होगा, जो भी आइटम हम बैलेंस शीट के अंदर दिखाएंगे, जैसे हमने दिखाया शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के रिगार्डिंग आप रेफर करोगे, रेफर नोट्स, नोट नंबर 1 2 जो भी वटेवर, आप नोट्स टू अकाउंट्स को रेफर करके यहाँ पर चलोगे और नोट्स टू अकाउंट्स में उसके रिगार्डिंग प्रॉपर्ली आप डिस्क्रिप्शन जो भी देनी है आपको दे के यहाँ पर चलोगे। अब बात कर लेते हैं आगे। डिपेंडिंग अपॉन द टोटल इनकम ऑफ द कंपनी द फिगर अपीयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी राउंडेड एज गिवन। अब जो भी फिगर है बैलेंस शीट के अंदर, कोई फिगर है लेस देन 100 करोड़ रुपीस to the nearest 100, nearest 1000, nearest lakh, nearest million, nearest decimal, जो भी नियरेस्ट होगा। मान लो आपको
आपकी बैलेंस शीट के अंदर अमाउंट था, टोटल इनकम में अमाउंट था कितना 99 रुपीज का, तो आप उसको राउंड ऑफ कर दोगे कितना 100 के, या 101 रुपया दे रखा है उसको 100 के बराबर कर दोगे। अगर आपको 999 दे रखा है तो उसको राउंड ऑफ कर दोगे 1000। अगर आपको 99,000 ये दे रखा है 99,999, तो इसको आप 1 लाख के बराबर कर दोगे, इसको आप 1 लाख के बराबर कर दोगे। तो इस तरह से आप राउंड ऑफ करोगे 100 करोड़ रुपीज और मोर नियरेस्ट 1 लाख 1 मिलियन, तो जो भी 100 करोड़ रुपीज होगा 100, तो उसका नियरेस्ट जो भी लाख के मिलियन के अकॉर्डिंगली होगा उसको आप क्या करोगे राउंड ऑफ करके यहाँ पर चलोगे, आप राउंड ऑफ करके चलोगे, पॉइंटों में नहीं कंसीडर करके यहाँ पर चलोगे। आगे बढ़ते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट। प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट, अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट की। हमारा जो कंपनीज एक्ट के अंदर, अगर मैं बात करूं कंपनीज एक्ट की, जो शेड्यूल 3 है, शेड्यूल 3 बात करता है फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो फॉर्मेट की बात करता है। शेड्यूल 3 हमारा बात करता है बैलेंस शीट के फॉर्म की। जो पार्ट 1 है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारा शेड्यूल 3। पार्ट 1 बात करता है बैलेंस शीट की और पार्ट 2 बात करता है फॉर्म फॉर द स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं फॉर्म 1 की, अगर मैं पार्ट 1 की बात करूं, पार्ट 1 की अगर मैं बात करूं, पार्ट 1 के अंदर क्या क्या होता है। पार्ट 1 बात करता है बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट के अंदर एक हेड होता है, बैलेंस शीट के अंदर एक हेड होता है लाइबिलिटीज एसेट्स, लाइबिलिटीज एसेट्स लाइबिलिटी। एक होता है एसेट्स अमाउंट, एक होता है हमारा एसेट आ गया, अमाउंट आ गया, लाइबिलिटीज आ गया, अमाउंट आ गया। एक साइड होती है किसकी, एक साइड हमारी होती है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज की, एक साइड हमारी होती है एसेट्स की। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में क्या क्या आता है, अगर मैं इक्विटी की बात करूं, अगर मैं इक्विटी की बात करूं तो इक्विटी के अंदर हमारा शेयर होल्डर का फंड आता है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट आती है, इसके अंदर हमारा शेयर होल्डर फंड आता है, शेयर कैपिटल रिजर्व है ना, वो आके चलते हैं, शेयर प्रीमियम अकाउंट्स ये आगे चलता है, या जो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट आती है। लाइबिलिटी के अंदर क्या क्या आता है, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। एसेट्स के अंदर आता है नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। अब बात कर लेते हैं ब्रेकअप ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटी को कैसे ब्रेकअप किया गया है। अगर मैं बात करूं इक्विटी की, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड एंड शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अब शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल है ना, रिजर्व एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरेंट, और शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। नॉन करंट एसेट्स के अंदर आता है, नॉन करंट एसेट्स मतलब लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर आता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोरिंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट करंट एसेट्स के अंदर क्या, करंट लायबिलिटी के अंदर क्या क्या आता है, शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ये हमारा करंट लायबिलिटी के अंदर आके पर चलता है। अगर मैं असेट्स की बात करूं, एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है, असेट्स के अंदर आता है नॉन करंट एसेट्स में, अगर मैं बात करूं नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट मतलब जिनका पीरियड 12 मंथ से ज्यादा होता है, जिनका पीरियड कितना होता है 12 मंथ से ज्यादा, इन्वेस्टमेंट पीरियड 1 साल से ज्यादा। फिक्स्ड एसेट्स प्लांट मशीनरी बिल्डिंग, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होती हैं, करंट इन्वेस्टमेंट जो लेस देन 1 ईयर की इन्वेस्टमेंट का पीरियड होता है, इन्वेंटरीज, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स। ये हमारा एसेट्स का पार्ट होता है, आपको पता होना चाहिए इसमें क्या होता है। अब बात करते हैं पार्ट 1 फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। पार्ट 1 फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। अब हमारी बैलेंस शीट कैसे बनती है, वर्टिकली बनती है हमारी। अब वर्टिकली कैसे बनती है बात करते हैं।
फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट का फॉर्म क्या होगा? बैलेंस शीट का फॉर्म इस तरह से होता है, शेड्यूल 3 में बैलेंस शीट का फॉर्म बता रखा है इस तरह से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अ कंपनी हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी कंप्लाई विद द कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2016। सबसे पहले आता है नेम ऑफ कंपनी। मान लो नेम ऑफ कंपनी आ गया एबीसी लिमिटेड। बैलेंस शीट हैज एट 31 मार्च 2023 इस तरह से आएगा। अब उसके अंदर क्या क्या पर्टिकुलर्स आएंगे? पहले इक्विटी या लाइबिलिटीज आती है। इक्विटी के अंदर आता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर हमें पता है क्या क्या आता है। शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, करंट एसेट्स के अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लोन्स, ये जो भी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होंगे। करंट लाइबिलिटी के अंदर हमने पढ़ा शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल्स, टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यू, माइक्रो इंटरप्राइज, टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यू फॉर द क्रेडिटर्स, और अदर करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। जो भी आना होगा ये आता रहता है। उसके बाद फिर टोटल कर देंगे, हमारा टोटल आ जाएगा। एसेट्स के अंदर नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स जो भी ये दे रखा है वो आगे यहाँ पर चलेगा। अब बात करते हैं डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, शेड्यूल फॉर्मिंग पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट की क्या जरूरत होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी whose financial statement are required to be complied with the कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2006। इक्विटी एंड लाइबिलिटी आइटम, शेयर होल्डर फंड एंड शेयर कैपिटल। इसमें हमारा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के अंदर इक्विटी एंड लाइबिलिटी आइटम की मैं बात करूं, सबसे पहले हमारे पास आता है शेयर होल्डर फंड। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? शेयर होल्डर फंड, जिसमें हम बात किसकी करते हैं? शेयर कैपिटल की बात करते हैं, जिसमें हमारे पास किसके होती है? शेयर कैपिटल की बात होती है। अब जर्नल डिस्क्लोजर क्या रहेगा? जर्नल रिक्वायरमेंट, शेड्यूल 3 की जर्नल रिक्वायरमेंट क्या है? जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, जर्नल डिस्क्लोजर क्या रहते हैं? Point to be considered. Schedule 3 deal only with the presentation and disclosure requirement. Accounting classification into debt and equity component is governed by the applicable accounting standard. Schedule 3 है जो, वो सिर्फ Schedule 3 प्रेजेंटेशन किस तरह से करनी है, किस तरह से डिस्क्लोजर देना है, सिर्फ उसके बारे में बात करता है। बट जो क्लासिफिकेशन है वो कौन बताता है? वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है। वो कौन बताता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है। भाई आपको डेट की, आपको इक्विटी की क्लासिफिकेशन करनी है, वो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है। जो शेड्यूल है, शेड्यूल सिर्फ किसके बारे में बात करता है? शेड्यूल सिर्फ फॉर्मेट के बारे में बात करता है, डिस्क्लोजर के बारे में बात करता है। प्रेफरेंस शेयर को भी क्या किया जाएगा? शेयर कैपिटल के अंदर क्लासिफाई किया जाएगा, और प्रेफरेंस शेयर को भी क्या किया जाएगा? शेयर कैपिटल के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। For each class of share capital, different class of preference share to be treated differently. हर एक क्लास के शेयर होल्डर को हर डिफरेंट क्या किया जाएगा? ट्रीट किया जाएगा। अब शेयर कैपिटल की अगर मैं बात करूं, शेयर कैपिटल आ जाता है सबसे पहले। अब शेयर कैपिटल के अंदर आपको क्या क्या बताना पड़ेगा? शेयर कैपिटल के अंदर आपको बताने का पड़ेगा ऑथोराइज कैपिटल कितनी है कंपनी की, द मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल कितनी है। फिर आप बताओगे नंबर ऑफ शेयर इश्यू सब्सक्राइब, फुली पेड अप सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। आप सब्सक्राइब शेयर कैपिटल बताओगे, पेड अप शेयर कैपिटल बताओगे। इफ शेयर आर नॉट फुली पेड अप देन डिस्क्लोज द कॉल्ड अप कैपिटल पर शेयर। अगर शेयर फुली पेड अप नहीं है तो फिर आप कॉल्ड अप कैपिटल भी बता के यहाँ पर चलोगे। शेयर कैपिटल के अंदर आपको ये बताना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, आपको फेस वैल्यू पर पार वैल्यू, फेस वैल्यू शेयर मेमोरेंडम के अंदर, जो मेमोरेंडम के अंदर शेयर की फेस वैल्यू क्या थी वो भी बतानी पड़ेगी। रिकॉन्सिलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर, रिकॉन्सिलेशन, राइट प्रेफरेंस रिस्ट्रिक्शन अटैच्ड टू द शेयर्स इंक्लूडिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड एंड द रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। आपको ये भी बताना पड़ेगा कि फॉर इक्विटी शेयर कैपिटल सच राइट प्रेफरेंस रिस्ट्रिक्शन मेड विद द वोटिंग राइट
with differential voting right, dividend voting as per the company issue of share capital and differential voting right, ये भी बताना पड़ेगा. For preference share capital, the right including dividend capital related right. Further, preference share can be cumulative, non-cumulative, redeemable, non-redeemable, convertible, non-convertible. All such right preferential preference restriction attached to the each class of share terms of redemption should be disclosed separately. आपको हर एक शेयर के लिए अलग अलग डिस्क्लोजर बताना पड़ेगा कि भाई उनके रिगार्डिंग क्या राइट लगा हुआ है, क्या चीजें हैं, आपको प्रॉपरली बता के चलना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा. आगे बात करते हैं. शेयर हेल्ड इन द कंपनी held by the holding company, ultimate holding company, including share held by subsidiary associate of the holding company और ultimate holding company. आपको बताना पड़ेगा कि भाई आपकी कंपनी के शेयर अगर किसी होल्डिंग कंपनी ने, अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी ने, या होल्डिंग कंपनी की किसी सब्सिडरी कंपनी ने, या अल्टीमेट होल्डिंग की सब्सिडरी कंपनी ने होल्ड कर रखी है, तो उसकी प्रॉपरली एक चेन बतानी पड़ेगी कि किस तरह से ये होल्डिंग की गई है. फिर आपको बताना पड़ेगा लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर होल्डिंग मोर देन 5% शेयर हैज ऑन द बैलेंस शीट डेट. आपको यह भी बताना पड़ेगा कि लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर जो 5% से ज्यादा आपकी कंपनी के अंदर शेयर होल्ड करते हैं उनकी डिटेल बतानी पड़ेगी. अब क्या क्या डिटेल आएगी? डेट ऑफ कंप्यूटिंग द 5% लिमिट शुड बी टेकन एज द बैलेंस शीट डेट. सो इफ बैलेंस शीट मतलब 31 मार्च को, 31 मार्च को जो भी आपका 5% से ज्यादा इक्विटी शेयर जिस भी शेयर होल्डर ने होल्ड कर रखे हैं उसका नाम आपको बताना पड़ेगा. शेयर होल्डर रिजर्व, शेयर रिजर्व फॉर द इशू अंडर ऑप्शन और कॉन्ट्रैक्ट कमिटमेंट फॉर द इशू ऑफ शेयर डिसइन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग टर्म्स एंड कंडीशन. ये सारा बैलेंस शीट के अंदर आएगा. ये सारे के सारे डिस्क्लोजर जो है बैलेंस शीट के अंदर कवर होकर यहाँ पर चलेंगे. ये सारे डिस्क्लोजर जो है क्या होके चलेंगे, बैलेंस शीट के अंदर कवर होके यहाँ पर चलेंगे. जब बैलेंस शीट आपकी बनती है तो बैलेंस शीट में ये डिस्क्लोजर प्रॉपर्ली मेंशन होके यहाँ पर चलेंगे कि शेयर रिजर्व फॉर इशू अंडर ऑप्शन. भाई आप उन शेयर्स के बारे में बताओगे जो शेयर्स क्या है, रिजर्व है. आप तो रिजर्व कर रखे हैं किस लिए? किसी इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के अंदर, किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, सप्लाई ऑफ गुड के अंदर, किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जिनको रिजर्व किया गया है, तो उन शेयर्स के बारे में भी इन्फॉर्म करके यहाँ पर चलेंगे. फॉर द पीरियड ऑफ 5 years immediately preceding the date as which the balance sheet is prepared, aggregate number and class of share allotted as fully paid up pursuant to the contract without payment being received in cash. Aggregate number and class of the share allotted as fully paid up by way of bonus share. Aggregate number of shares मतलब बैलेंस शीट से पिछले 5 साल के अंदर अंदर कंपनी ने कितना शेयर इशू किया है इन कंसिडरेशन अदर देन कैश, कितना बोनस इशू किया है, बोनस शेयर इशू किया है, या फिर कितने शेयर्स को बोट बैक किया है, उनकी भी आप डिस्क्लोजर देके यहाँ पर चलोगे, उनके बारे में भी प्रॉपर्ली बता के यहाँ पर चलोगे एज पर दी जर्नल डिस्क्लोजर ऑफ द शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द बैलेंस शीट. टर्म्स ऑफ एनी security convertible into equity preference share issue along with the earliest date of the conversion in descending order starting from the farthest such date. ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर कोई कंपलसरी कन्वर्टिबल सिक्योरिटी है तो भाई आपको बताना पड़ेगा कि द वेयर द conversion is done in fixed tranches, all the dates of conversion have to be considered. मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई कन्वर्जन के बारे में आपको प्रॉपर्ली बताना पड़ेगा, डेट्स के बारे में प्रॉपर्ली बताना पड़ेगा कि भाई किन टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पे आप जो सिक्योरिटी है उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो इक्विटी शेयर्स के अंदर, और का कॉल, अनपेड कॉल, सारा उसके बारे में बताना पड़ेगा, कॉल्स के बारे में बताना पड़ेगा, प्रमोटर की शेयर होल्डिंग क्या है, प्रमोटर की शेयर होल्डिंग के बारे में बताना पड़ेगा. तो पहला जो हमारा जनरल डिस्क्लोजर आता है शेयर कैपिटल के बारे में. तो शेयर कैपिटल के बारे में अगर मैं बात करूं, शेयर कैपिटल के बारे में मोटा मोटी डिस्क्लोजर जो रहते हैं आपको सारा डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि भाई आपकी ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या है, आपकी जो सब्सक्राइब इशू सब्सक्राइब पेड अप शेयर कैपिटल क्या है वो भी बताना पड़ेगा, आपकी फेस वैल्यू क्या है शेयर्स की, शेयर रिकॉन्सिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर के इक्विटी शेयर्स के साथ या प्रेफरेंस शेयर के साथ कोई राइट,
कोई रिस्ट्रिक्शंस, कोई प्रोहिबिशन अटैच हुई है तो उसके बारे में भी बताना पड़ेगा। और उसके बाद प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग बतानी पड़ेगी। उन शेयर होल्डर जो 5% से ज़्यादा शेयर होल्ड करते हैं उनकी प्रॉपर्टी डिटेल बतानी पड़ेगी, है ना। और ये सारे का सारा आपको इसके अंदर बताना पड़ेगा। अब दूसरा हमारा पास जो आता है रिजर्व एंड सरप्लस, जो दूसरा डिस्क्लोजर हमारे पास आता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस हमारे पास दूसरा डिस्क्लोजर जो आता है रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बताता है। सबसे पहले अगर रिजर्व एंड सरप्लस की मैं बात करूं, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर हमारे पास आता है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व क्या होता है? कैपिटल रिजर्व इज अ रिजर्व ऑफ अ कॉर्पोरेट एंटरप्राइज व्हिच इज नॉट अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। मतलब अदर देन फ्री रिजर्व, इसमें से आपको कोई क्या नहीं दे सकते, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। Profit on reissue of forfeited share is basically profit of the capital nature and hence it should be considered as capital reserve. आपने कोई प्रॉफिट जनरेट किया, शेयर को फॉरफिट मतलब जो फॉरफिट शेयर आपने किए थे उनको आपने रीइश्यू कर दिया और रीइश्यू किए हुए शेयर्स के ऊपर आपको प्रॉफिट हुआ, है ना। तो वो क्या होता है, कैपिटल नेचर का होता है और उसको आप कहाँ क्रेडिट करोगे, कैपिटल रिजर्व के अंदर क्रेडिट करोगे। क्या आप कैपिटल रिजर्व में से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो? नहीं कर सकते। दूसरा रिजर्व होता है हमारे पास कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सीआरआर। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व रिक्वायर्ड टू बी क्रिएटेड अंडर सेक्शन 55। जब कंपनी क्या करती है, प्रेफरेंस शेयर इशू करती है, उनके रिडम्पशन के लिए सीआरआर क्रिएट किया जाता है। शेयर्स बायबैक के लिए आप यूज कर सकते हो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का। एंड सेक्शन 68 किस चीज के लिए किया जाता है, फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर सब्जेक्ट टू द कंडीशन स्पेसिफाइड इन द रिस्पेक्टिव सेक्शन। एक होता है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, जब कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करती है, प्रीमियम पे, तो जो भी प्रीमियम का अमाउंट आता है उसको कहां पे क्रेडिट कर दिया जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट पे क्रेडिट कर दिया जाता है। और इसका भी यूज सिर्फ कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया जाता है। आगे आते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डीआरआर। डीआरआर क्या होता है? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इज रिक्वायर्ड टू बी क्रिएटेड अंडर सेक्शन 70 एंड मेंटेन अंटिल सच डिबेंचर आर रिडीम। इसको कब कब तक मेंटेन किया जाता है, जब तक डिबेंचर्स को रिडीम ना कर दे। ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अमाउंट नो लॉन्गर नेसेसरी टू बी रिटेन इन दिस अकाउंट एंड शुड बी ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। जब कंपनी क्या करती है, डिबेंचर इशू करती है, तो एज पर सेक्शन 71 कंपनी को डीआरआर मेंटेन करना पड़ता है। और ये कब तक करना पड़ता है, जब तक कि डिबेंचर्स को आप रिडीम ना कर दो। और जब एक बार डिबेंचर को रिडीम कर लिया जाता है, जो भी अमाउंट डीआरआर के अंदर होता है उसको कहां ट्रांसफर कर दिया जाता है, जनरल रिजर्व के अंदर। उसको कहां ट्रांसफर कर दिया जाता है, जनरल रिजर्व के अंदर उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। समझ आ गई? फिर आता है हमारे पास रिवैल्यूएशन रिजर्व। रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व इज अ रिजर्व क्रिएटेड ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और नेट एसेट ऑन द एंटरप्राइज रिप्रेजेंटेड बाय द सरप्लस ऑफ द एस्टिमेटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट और एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू ऑफ द बुक वैल्यू देयरफॉर। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अमाउंट, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अमाउंट as per the ICAI guidelines note on ESOPs, employee stock option plan. Share option outstanding should be shown on the separate line item under Schedule 3. This line item should be shown separately under reserve and surplus. मतलब ये जो शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अमाउंट है इसको आप रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट में अलग से शो करोगे। Other reserve specifically the nature and purpose of each reserve and the amount in the respective. These include any other reserve that is कोई भी स्पेसिफिक रिजर्व जिसको एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्रिएट किया जाता है वो इसके अंदर आता है। सरप्लस दैट इज बैलेंस इन द, अब सरप्लस के अंदर क्या आएगा, बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
disclosing allocation and appropriation such as dividend, bonus, share transfer to from reserve, तो सरप्लस आता है कुछ। तो इसके अंदर सारे का सारा क्या आता है, ये रिजर्व क्रिएट हो गया। पर चलते हैं, फंड क्या होता है, रिजर्व स्पेसिफिकली रिप्रेजेंटेड बाय द अनमार्क्ड इन्वेस्टमेंट शैल बी टर्म एज फंड। ये क्या कहना चाह रहा है कि एक रिजर्व जिसको स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट किया गया है बाय द ईयरमार्क इन्वेस्टमेंट, जिसको ईयरमार्क मार्क किया गया है एज ए इन्वेस्टमेंट, शैल बी टर्म एज फंड, shall be termed as fund. Profit and loss account, debit balance. Debit balance statement of profit and loss account shall be shown as a negative figure under the head of surplus. जो भी P&L का डेबिट बैलेंस होता है उसको किसमें, बैलेंस शीट के अंदर, रिजर्व के अंदर नेगेटिव करके शो किया जाता है। सिमिलरली द बैलेंस रिजर्व and surplus after adjusting negative balance of surplus if any shall be shown under the head reserve and surplus even if the resulting figure is a negative, इसको नेगेटिव करके दिखाया जाता है। अब यहाँ तक हमारा आज का हम करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। अभी तक यही है, थैंक यू सो मच। अगर यहाँ तक आपको समझ आई हो तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको फर्दर करके यहाँ पर चलेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक एक हेड के बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्या होता है ये हेड। तो अभी के लिए इसमें इतना ही है, थैंक यू सो मच।